गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं एसपी शर्मा त्रिवेद आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित जो महत्वपूर्ण न्यूज़ और आलेख हैं उनका विश्लेषण करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे फ्री मेंटोरशिप से। डे है हमारा 15, जिसमें GS4 और GS2 दोनों में ही आज आपको रिवीजन करना है। पिछले 14 दिन में जो भी आपने पढ़ा है उसको कम्प्लीटली रिवाइज करना है। देखिए, रिवीजन है वो ही आपकी सक्सेस का आधार बनेगा। आप कितना ही पढ़ लीजिए, अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो जो पढ़ा हुआ है वो आपके लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं होगा। दूसरा है कि जब भी आप 2 या 3 बार पढ़ लेते हैं तो उसके बाद अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, स्पेशली मेंस के लिए। प्री के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं जो नोट्स हैं, लेकिन मेंस के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं, तो आप इनको बनाइएगा। शुरुआत करते हैं हमारे आज के डिस्कशन की। तो पहली न्यूज़ है वो भारत में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं उनके लिए निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के प्रयास हो रहे हैं। तो भारतीय जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र है वहाँ पे निजी भागीदारी की शुरुआत हुई है। पहली बार भारत के परमाणु प्रतिष्ठान है ने एक प्रमुख प्रक्रिया है उसमें निजी क्षेत्र को शामिल किया है, जो केवल अभी तक जो सरकारी संस्थाएं थी वो संभालती थी। जिस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है वह है टीम इंडिया, जो कि एक मुंबई आधारित कंपनी है। ये क्या काम करेगी, तो ये डिप्लेटेड जो हेवी वाटर होता है D2O उसके अपग्रेडेशन हेतु आवश्यक उपकरण है उनकी जांच करेगी। तो ये जो सुविधा प्रदान की गई है टीम इंडिया ने, वो पालघर महाराष्ट्र में सुविधा प्रदान की है, जो कि बम्बई से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में। तो देखिए, ये निजी भागीदारी की शुरुआत है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन हम जो बेसिक है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यूपीएससी है वो मेनली जो बेसिक पार्ट होता है उसको पूछता है। तो बात करते हैं हेवी वाटर D2O की। तो D2 है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, भारी जल है उसमें हाइड्रोजन के जो भारी समस्थानिक है वो होता है। इसका प्रयोग किया जाता है कूलेंट के रूप में यानी शीतलक के रूप में, और दूसरा मॉडरेट मंदक के रूप में। तो जो D2 है यानी भारी जल है उसका प्रयोग दोनों में होता है, कूलेंट के रूप में भी होता है और मॉडरेट के रूप में भी होता है। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो जो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर हैं वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। जो D2 है उसका 99.9% शुद्ध होना आवश्यक है, लेकिन क्या देखा जाता है कि जैसे जैसे समय बीतता है उसके साथ ये सामान्य जल से प्रदूषित हो जाता है। तो हर बार इसे डिस्टिलेशन द्वारा अपग्रेड किए जाने की आवश्यकता होती है। बात करते हैं भारत की जो दीर्घकालिक परमाणु ऊर्जा योजना है उसके बारे में। देखिए, वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत में 24 रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता कितनी है 8780 मेगावाट, यानी 8780 मेगावाट है वर्तमान में। 2015 में 10 नए परमाणु रिएक्टर हैं उनको मंजूरी दी गई थी, जिनमें से अभी सिर्फ एक ही पूर्ण रूप से चालू हुआ है। शेष जो 9 हैं वो निर्माणाधीन है। इन 10 हैं उनकी संयुक्त क्षमता कितनी है 13.6 गीगावाट। 2032 तक का लक्ष्य क्या है, तो हमारी स्थापित क्षमता कितनी होनी चाहिए 22.4 गीगावाट। और 2047 तक का जो दीर्घकालिक लक्ष्य है वो हमारा 100 गीगावाट तक स्थापित क्षमता को हासिल करना। नई पहल है उसमें 20,000 करोड़ रुपए का न्यूक्लियर एनर्जी मिशन शुरू किया गया है। किसके लिए, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। भविष्य है वो यही है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का। तो इसके लिए भी न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की शुरुआत की गई है। एक मामला जो लगातार चल रहा है, हम पहले भी कई आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज आर्टिकल है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट डायमेंशन है तो हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा जो जलवायु न्याय है उसके संदर्भ में जो सलाह दी गई थी वो। तो आपको पृष्ठभूमि की बात है कि 23 जुलाई 2025 में इस जो इंटरनेशनल कोर्ट है ICJ उसने जलवायु परिवर्तन पर एक सलाह दी थी। ये मामला उठाया था वनुआतु, एक छोटे से द्वीपीय प्रशांत द्वीप है राष्ट्र है ये, उसके द्वारा। तो वनुआतु, देखिए ये जो द्वीपीय राष्ट्र हैं ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं जलवायु परिवर्तन से, इसलिए वनुआतु और जो अन्य जो छोटे द्वीपीय राष्ट्र हैं उन्होंने ये मामला उठाया था। तो जो ये ICJ के द्वारा जो सलाह दी गई है वो अस्तित्वगत संकट के रूप में दर्शाया गया है।
तो मामले की उत्पत्ति और आईसीजे में पूछे गए जो 2 प्रश्न थे वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राज्यों की कानूनी जिम्मेदारी क्या है। सेकंड है कि यदि राज्य इन जिम्मेदारियों का पालन नहीं करते हैं तो इनके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो 130 से अधिक देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। हालांकि भारत ने इसका समर्थन नहीं किया और न ही विरोध किया, यानी कि भारत ने जलवायु कूटनीति की जो जटिलता है उसके अनुरूप अपना निर्णय लिया है। तो भारत की स्थिति क्या है? यथार्थवादी लेकिन सक्रिय। भारत का संतुलन, तो विकासशील देश के रूप में भारत को अभी भी जो सभी नागरिक हैं उनको बिजली की प्रदान करनी है, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब उपलब्ध कराना है, उसकी बड़ी चुनौती है। तो इसलिए भारत को एक यथार्थवादी और जो दृष्टिकोण है उसको अपनाए जाने की आवश्यकता है। ये भी है कि भारत ने जो विकसित देशों के द्वारा जीवाश्म ईंधन आधारित विकास का लाभ प्राप्त किया गया था, भारत ने वो लाभ प्राप्त नहीं किया। इसके अलावा अगर प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की बात करें तो विश्व में जितना है उसकी तुलना में भारत में बहुत कम होता है। हालांकि समग्र रूप से होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो वो काफ़ी कम है। तो भारत की जलवायु नीति क्या है? हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि भारत का जो नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स है उससे बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य था कि 2030 तक हम 50% प्राप्त करेंगे, लेकिन ये हम लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं 2025 में ही। इसके अलावा हमने उत्सर्जन तीव्रता में कमी, वन क्षेत्र में विस्तार, इलेक्ट्रिक बसों का उपयोग, ये सब भी प्रयास किए हैं और इनमें हमने लगभग में सफलता भी प्राप्त कर ली है। अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें तो आपको पता होगा कि भारत ने जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसकी शुरुआत की, मिशन लाइफ जो कि सतत उपभोग पर आधारित है। G20 अध्यक्षता हुई थी, उस दौरान भी जलवायु वित्त को वैश्विक एजेंडा बनाए रखने का प्रयास किया गया था। तो अन्य विकसित देश हैं उनके साथ भारत की अगर तुलना की जाए तो देखिए, भारत है वो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है वो बहुत कम करता है। कनाडा है वो भारत से 7 गुना करता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया है ये कोयला निर्यातक है, इसके लक्ष्य बहुत ही सीमित हैं। नीतिगत रुख की बात करें तो भारत है वो संसाधनों की कमी के बावजूद बहुत सारे महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। लेकिन कनाडा की बात करें तो कनाडा अभी जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को बनाए रखे हुए है और ऑस्ट्रेलिया है वो कोयले का लगातार निर्यात कर रहा है और वैश्विक उत्सर्जन से मुनाफा कमाता जा रहा है ना। तो यानी कि भारत का प्रयास अन्य जो विकसित देश है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उनकी तुलना में तो काफ़ी बेहतर हैं। तो बात करते हैं आईसीजे की जो राय है उसका कानूनी महत्व क्या है। तो देखिए, ये पता है हमें कि कानूनी रूप से ये बाध्यकारी नहीं है, पर इसके जो प्रभाव हैं वो काफ़ी दूरगामी हैं और ये सिर्फ जो क्लाइमेट चेंज के लिए पेरिस क्लाइमेट समझौता हुआ था उसी से मतलब आधारित नहीं था, बल्कि अन्य को भी इसके लिए आधार बनाया गया था। जैसे यूएन का चार्टर है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, समुद्री अनक्लोज कानून है, जो मानवाधिकार कानून, उनको भी इसका आधार बनाया गया। तो बात करते हैं प्रमुख घोषणाएं क्या की थी इसमें। तो इसमें पहला है कि राज्यों की कानूनी जिम्मेदारी, राज्यों की भी कानूनी जिम्मेदारियां हैं। तो राज्य का अर्थ यहाँ पे वहाँ की सरकार, केंद्र सरकार के संदर्भ में है। यहाँ पे मतलब एक भारत एक राज्य के दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो पर्यावरणीय क्षति को रोकना, उत्सर्जन में कटौती करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए अनुकूलन करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। मानवाधिकार उल्लंघन के संदर्भ में देखें तो आईसीजे के द्वारा कहा गया है कि जो जलवायु परिवर्तन है वो जीवन, स्वास्थ्य और आवास का जो अधिकार है उनका उल्लंघन करता है। वैज्ञानिक आधार पर नीति निर्माण की बात कही गई है। राज्यों को जो भी योजनाएं बनाएं, जो प्लानिंग की जाए वो वैज्ञानिक प्रमाणों पर ही आधारित होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई की संभावना, तो ये है, देखिए ये जो मामला आया है इसके बाद में ये संभव है कि जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित या फिर एनवायरनमेंट से संबंधित जो मुकदमे हैं उनके बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन आधारित जो सब्सिडी है उसकी भी कानूनी समीक्षा की बात कही गई है। तो इसके भारत के लिए संभावित प्रभाव, नीतिगत चुनौतियां क्या हैं, देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेंस के दृष्टिकोण से। तो अगर अन्य भी आता है, जैसे मान लीजिए क्लाइमेट को, एनवायरनमेंट के लेके कोई क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पर भी ये जो फैक्ट हैं इनका आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए पहले बात करते हैं कानूनी तैयारी की। देखिए भारतीय संविधान है वो भी स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार को जीवन के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 है उसका हिस्सा माना गया है। तो संविधान में इसके लिए प्रावधान है।
भारत में जो कानून है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें आईसीजे की राय है तो उसमें क्या है कि नए मुकदमे बढ़ेंगे, तो आवश्यक है कि मजबूत कानून और पूर्व तैयारी आवश्यक है। तो कानूनी तैयारी की तो बात करें, देखिए कानून तो भारत में पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे मौजूद हैं। बहुत सारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड एक्ट पारित किए गए हैं, लेकिन मेन मुद्दा है परिवर्तनकार और अनुपालन का। तो भारत के जो पर्यावरण कानून है वो सैद्धांतिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं, पर अनुप्रयोग में है ना, कार्यान्वयन उनका बहुत ही वीक है। जो प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियां हैं उनके पास रिसोर्स की काफ़ी कमी रहती है। नियामक संस्थाएं हैं तो आवश्यक है कि जो भी रेगुलेट करती हैं उनके कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्य किया जाए, इसको राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया जाना चाहिए। बात करते हैं जीवाश्म ईंधन सब्सिडी की, तो गरीबों के लिए जो रसोई गैस और केरोसिन है उन पे जो सब्सिडी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी जो गरीब परिवार हैं उनकी क्रय शक्ति क्षमता है वो काफ़ी कम है, इसलिए सब्सिडी महत्वपूर्ण है। परंतु इनके कारण जो ये सब्सिडी होती है इसके कारण जो क्लीन एनर्जी की दिशा में जो प्रयास हैं या जो बदलाव हैं ट्रांसमिशन की जो बात करते हैं वो काफ़ी धीमा हो जाता है। तो इसी संदर्भ में जो न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी हैं उन्होंने कहा था कि जो सब्सिडी हैं उनके कानूनी और वित्तीय परिणाम होते हैं, मतलब सिर्फ ये सब्सिडी सिर्फ लाभदायक का ही नहीं है बल्कि इसके कारण बहुत सारे कानूनी और वित्तीय मुद्दे भी उभरते हैं। तो भारत को गरीबी को समर्थन देने के नए नवाचारी और हरित उपाय अपनाने होंगे। बात करते हैं न्याय और कूटनीति के बीच संतुलन। देखिए भारत है उसको जलवायु न्याय, जो क्लाइमेट जस्टिस की जो धारणा है उसको बनाए रखते हुए विकास की जो उसकी आवश्यकताएं हैं दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। ये हमें ध्यान में रखना होगा कि जो जलवायु न्याय है वो ऐसा ना हो कि वो अन्याय का माध्यम बन जाए। इसके लिए भारत को एक नीतिगत संतुलन, देखिए जो कीवर्ड है ना ये आप अगर आंसर में यूज करेंगे तो आपका आंसर है वो काफ़ी इफेक्टिव बनेगा। आप अन्य की तुलना में 1 मार्क्स पर क्वेश्चन में प्राप्त कर सकते हैं, अधिक प्राप्त कर सकते हैं। तो बात करते हैं आईसीजे की राय क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए एक तरीके से जो स्वैच्छिकता चल रही थी कि हम अपने अनुसार जो भी करेंगे डिसीजन लेंगे, तो उसके युग की एक अंत की घोषणा है एक तरीके से। ये जो राय ये न्याय संगत और कानूनी दायित्वों को सामने लाती है। भारत के लिए एक नया दिशा सूचक कंपास के रूप में काम करेगा, जिससे उसे कर्तव्य, गरिमा, महत्वाकांक्षा और न्याय के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी। एक अन्य मुद्दा है जो अभी चल रहा है कि तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं, जो बिल का विवाद चल रहा है उसमें आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय के द्वारा रेफरेंस लिया गया था, तो वही विवाद है। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आज, तो इसको फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। तो इस मामले की अभी सुनवाई होने जा रही है, किसकी, जो राष्ट्रपति के द्वारा जो रेफरेंस लिया गया उसके संदर्भ में। तो ये मेनली है ये कि जो संवैधानिक ढांचे में कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो अधिकार क्षेत्र हैं उसकी जो क्या लिमिट्स हैं उसको लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। पृष्ठभूमि की बात करें तो तमिलनाडु को मामला था क्या, तो ये केस था वो राज्यपाल द्वारा जो विधायिका से पारित जो बिल थे उन पर असहमति या कोई निर्णय न लेने की स्थिति को लेकर था, कि मतलब जो राज्यपाल हैं वो अपने पास रख लेते हैं, कोई निर्णय नहीं देते हैं या फिर राष्ट्रपति को भेज देते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो राज्यपाल है वो बिल पर अनुचित देरी है, वो निर्णय न लेना असंवैधानिक है, यानी कि समय पे अगर निर्णय नहीं लिया जा रहा है तो वो असंवैधानिक होगा। न लेने ये भी स्पष्ट किया कि संविधान की चूपियों में ये अपेक्षा अंतर्निहित है कि जहाँ पे संविधान स्पष्टता से उल्लेख नहीं करता है तो वहाँ पे ये बात अंतर्निहित है कि राज्यपाल है वो संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्याय संगत व निष्पक्ष रूप में करेगा। इसके अलावा सरकार के जो सर्कुलर हैं उनका हवाला देते हुए भी कोर्ट ने कहा कि 3 माह के भीतर है वो निर्णय लिया जाना चाहिए। अब बात है राष्ट्रपति को इसके संदर्भ में क्या आपत्तियां हैं। तो न्यायालय ने अपने फैसले में ये भी सुझाव दिया है किसको, राष्ट्रपति को, कि वह राज्यपाल द्वारा जो सुरक्षित किए गए बिल हैं उन पर निर्णय लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले, आर्टिकल 143 के तहत। यद्यपि ये सुझाव कोई डायरेक्शन नहीं था, पर ये एक तरीके से एक चीज़ मानिए कि अगर कोई संवैधानिक पद है और वो भी सर्वोच्च पद है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमसे डिस्कस कीजिए।
तो एक तरीके से क्या है कि जो राष्ट्रपति की संप्रभु शक्ति है उसमें डायरेक्टली एक न्यायिक हस्तक्षेप है। राष्ट्रपति ने इसे असहज व न्यायिक अतिक्रमण कहा है और इसके संदर्भ में फिर सुप्रीम कोर्ट से औपचारिक परामर्श की राय की मांग की है। तो बात करते हैं हम राष्ट्रपति व राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति की। देखिए, राष्ट्रपति हैं वो संवैधानिक स्तर पर सर्वोच्च संप्रभुता का धारक है, लेकिन जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि मात्र है। जो राष्ट्रपति का निर्णय का आधार है वो राष्ट्रीय हित होते हैं, कार्यपालिका की सलाह होती है। राज्यपाल के मामले में राज्य सरकार की सलाह रहती है। संवैधानिक संरक्षण की बात करें तो राष्ट्रपति को काफ़ी उच्च स्तर का संरक्षण प्रदान किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति को संवैधानिक संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। उसका अस्तित्व किस पे निर्भर है? राष्ट्रपति की इच्छा पे। इसलिए न्यायालय के द्वारा जब दोनों को एक ही स्तर पर रखा जाने का प्रयास किया जा रहा है तो ये संवैधानिक दृष्टि से काफ़ी नकारात्मक हो जाता है। तो जो मुख्य संवैधानिक जो प्रश्न है जो रेफरेंस किए गए हैं तो उसमें क्या है कि क्या न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 111 के तहत की गई असहमति या निर्णय को संशोधित कर सके या उसके विवेक पर नियंत्रण स्थापित कर सके। मतलब न्यायपालिका को इतना अधिकार हो गया है कि वह राष्ट्रपति पे असहमति या निर्णय को संशोधित कि जो निर्णय लिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा उसके निर्णय को संशोधित कर दे या फिर उसके विवेक पे यानी राष्ट्रपति के विवेक पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है कोर्ट। क्या आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ऐसा व्यापक न्यायिक अधिकार है कि वह संवैधानिक शक्तियों को पुनर्परिभाषित कर सके? क्या राष्ट्रपति को कोर्ट की सलाह लेना अनिवार्य होना चाहिए? तो ये कुछ संवैधानिक क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो यहीं पे आ जाता है न्यायिक विवेक बनाम न्यायिक अतिक्रमण। तो कोर्ट ने राज्यपाल के व्यवहार पर जो ठोस तर्कों के साथ निर्णय दिया है, परंतु जो राष्ट्रपति की भूमिका पर सुझाव देना संवैधानिक दायरे से बाहर माना गया है। राष्ट्रपति की जो निर्णय प्रक्रिया वो विशेषकर कानूनी सलाह पर आधारित होती है, जिसमें पहले से विधिक विवेक शामिल होता है। अतः इस स्तर पर जो न्यायिक हस्तक्षेप है उसकी आवश्यकता नहीं थी। बात करते हैं संतुलन और आत्मनियंत्रण के महत्व की। देखिए, स्वयं जब तमिलनाडु मामले में कोर्ट ने कहा कि आत्मनियंत्रण के तहत न्यायपालिका है वो कार्यपालिका के विशेषाधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती है, जबकि दूसरी तरफ वो डायरेक्टली हस्तक्षेप कर रही है। इसी प्रकार से मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने एक हालिया भाषण में कहा कि संतुलित न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है, लेकिन वो तो डायरेक्टली हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो बात है व्यापक प्रभाव, लोकतंत्र और संविधान में जो शक्ति संतुलन है उसके संदर्भ में। तो न्यायालय को न केवल कानून लागू करना होता है बल्कि संविधान में शक्तियों के बीच संतुलन बनाना भी उसका उत्तरदायित्व है। तो ऐसे में राजनीति का न्यायीकरण और न्यायपालिका का राजनीतिकरण, इनसे उसे बचने की आवश्यकता है। तो देखिए, ये कीवर्ड याद रखिएगा, राजनीति का न्यायीकरण, न्यायपालिका का राजनीतिकरण। ये ऐसे कीवर्ड यूज करेंगे ना तो आपका काफ़ी अच्छा आंसर रहेगा। तो देश को उम्मीद है कि जो न्यायालय है वो विवेक, नैतिकता और स्थायित्व के साथ ऐसे संवेदनशील मामले है उसमें न्याय करेगा। तो ये मामला केवल तमिलनाडु के राज्यपाल की भूमिका तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संविधान में सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं की परस्पर भूमिका और लिमिट्स हैं उनको डिफाइन करता है। राष्ट्रपति द्वारा परामर्श मांगना संवैधानिक लोकतंत्र में उच्च नैतिकता और विवेकशीलता का संकेत है। तो अब सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है कि वह एक संतुलनकारी भूमिका निभाए और संविधान की गरिमा को भी निभाए। तो यहाँ पे देखिए, यूपीएससी के लिए कुछ संभावित प्रश्न हो सकते हैं। पहला है कि संवैधानिक संस्थाओं के विवेकाधीन अधिकारों में न्यायिक संतुलन आवश्यक है। इस कथन पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णयों के संदर्भ में चर्चा करें। इसी संदर्भ में अगला हो सकता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो परामर्श है उसकी संवैधानिक उपयोगिता और सीमाएँ क्या हैं उनका मूल्यांकन कीजिए। थर्ड, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि न्यायिक अतिक्रमण और आत्मनियंत्रण के मध्य संतुलन की आवश्यकता पे प्रकाश डालिए। बात करते हैं अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 5 वर्षों की प्रगति का विश्लेषण। देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उसके संदर्भ में ये देखेंगे कि क्या सफलताएं प्राप्त की गई हैं, कौन सी अभी भी चैलेंजेज हैं। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो स्कूल और उच्च शिक्षा है उसका पुनर्गठन करना। कुछ क्षेत्रों में तो इसने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, लेकिन कुछ है वहाँ पे ये कागजों तक ही सीमित है। और ये असफलता क्यों रही है इसमें? विशेषकर केंद्र राज्य टकराव, संस्थागत विलंब, संसाधनों की कमी, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं। तो पहले बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसकी सफलता की।
देखिए, इसमें स्कूल पाठ्यक्रम था उसमें बदलाव किया गया था। जो पारंपरिक 10+2 प्रणाली थी उसकी जगह पे 4 स्तरीय संरचना उसको अपनाया गया था, यानी कि 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल। तो 5 साल के लिए था आपका प्री प्राइमरी, जो कि कक्षा 2 तक के लिए है। फिर आएगा आपका प्रीपेरेटरी कक्षा 3 से 5, जो कि 3 साल के लिए। फिर मिडल है वो 6 से 8 क्लास 3 साल का, और फिर सेकेंडरी कक्षा 9 से 12 4 साल। तो ये स्ट्रक्चर अब अपनाया गया है। 2023 में इसी संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की गई थी, जिसमें हर स्तर के लिए सीखने के लक्ष्य और दक्षताएं परिभाषित की गई थी कि हर स्तर पे सीखने का लक्ष्य क्या रहेगा और दक्षता है वो क्या रहेगी। इसके अलावा कक्षा 1 से 8 तक के लिए जो NCERT थी उसमें नए पाठ्य पुस्तकें तैयार की गई। अब जो सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है उसमें समग्र रूप से हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, चाहे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, सभी उसमें शामिल हैं। बात करते हैं प्री प्राइमरी शिक्षा की शुरुआत। तो इसमें उद्देश्य था कि 2030 तक हम जो प्री प्राइमरी शिक्षा है उसका सार्वभौमिकरण कर देंगे। इसमें जादुई पिटारा किट्स का उपयोग प्राथमिक शिक्षा में हो रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। दिल्ली, कर्नाटक, केरल हैं, वहाँ पे कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष की अनिवार्यता लागू की जा रही है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, जैसे आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता होती हैं उनको प्रशिक्षण की कमी है, वहाँ पे बुनियादी ढांचा पर्याप्त है, शिक्षण की जो गुणवत्ता है वो भी काफ़ी ठीक नहीं है वहाँ पे। बात करते हैं बुनियादी साक्षरता और गणना पर ध्यान, जो निपुण भारत शुरू किया गया। तो इसका उद्देश्य क्या था कि कक्षा 3 तक सभी बच्चे हैं वो पढ़ें और मूलभूत गणना कर सकें। ये इसका उद्देश्य है कि न केवल वो पढ़ सकें बल्कि जो मूलभूत गणनाएं हैं वो भी कर सकें। लेकिन हालिया सर्वेक्षण क्या बताते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं कितने, 64% ही, और मूलभूत गणना करने में सक्षम है सिर्फ 60% ही। तो अभी भी हम लक्ष्य से काफ़ी पीछे हैं। फिर बात करते हैं क्रेडिट आधारित लचीलापन। तो जो एक था एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स और एक था नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। इन दोनों को नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसके तहत लागू किया गया। छात्र हैं उनको डिजिटल क्रेडिट अर्जित करने, जमा करने और संस्थाओं के बीच स्थानांतरण की सुविधा दी गई। इसके तहत 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है, 2 वर्षों के बाद डिप्लोमा और 4 वर्षों के बाद मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री प्राप्त की जा सकती थी। इसके तहत जो CBSE है उसने भी स्कूलों को जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है NCRF उसमें भी भाग लेने का निमंत्रण दिया। बात करते हैं कॉलेज प्रवेश हेतु सामान्य परीक्षा CUT। तो इसी के तहत 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसी के तहत CUT की शुरुआत की गई 2022 में। तो इसके तहत NEP थी, उसने कई परीक्षाओं की जगह पे एकल राष्ट्रीय जो परीक्षा उसकी सिफारिश की थी। बात करते हैं विदेशी और भारतीय विश्वविद्यालयों के परिसर की। तो IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIM अहमदाबाद है ना, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने परिसर खोले हैं। जैसे IIM अहमदाबाद है उसने दुबई में खोला है, IIT दिल्ली है उसने अबू धाबी में खोला है। बात करते हैं भारत में जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथम्पटन है उस सहित अनेक विदेशी संस्थाओं के परिसर भारत में खोले गए हैं। सेकेंड है, बात करते हैं कि प्रगति कितनी हुई है। तो बोर्ड परीक्षा में बदलाव। तो CBSE 2026 में कक्षा 10 के छात्रों को वर्ष में 2 बार परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। हालांकि ये देखा गया है कि अभी कक्षा 10 के जो गणित विषय है वहीं पर 2 स्तरों को लागू किया गया है, यानी कि अब है जो विषय उसको 2 स्तरों पे बांटा जाता है, सामान्य और उच्च। तो ये इसमें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें सजेस्ट किया गया था। तो लेकिन अभी कक्षा 10 की जो गणित की पुस्तक है वहीं पे अपनाया गया है। फिर बात करते हैं समग्र प्रगति रिपोर्ट कार्ड की। तो परख इकाई ने रिपोर्ट कार्ड तैयार किए हैं, जो अंक के अलावा सिर्फ अंक ही नहीं होते उसमें आत्म मूल्यांकन, साथियों के आकलन आदि को भी शामिल किया जाता है। परंतु ये देखा गया है कि अधिकांश बोर्ड हैं वहाँ पर अभी भी इसे लागू नहीं किया गया है। इसके बाद बात करते हैं 4 वर्षीय जो स्नातक डिग्री की थी है ना, उसकी प्रगति भी काफ़ी धीमी रही है। केंद्र और कुछ राज्य विश्वविद्यालय हैं वो इसको लागू कर रहे हैं, जैसे कि केरल ने इसको लागू किया है। कई कॉलेज में फैकल्टी और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण यह काफ़ी धीमा रहा है। मातृभाषा में शिक्षा का मुद्दा भी काफ़ी रहा है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कक्षा 5 तक मातृभाषा में पढ़ाई की बात कही गई थी। इसमें CBSE ने कक्षा प्री प्राइमरी से कक्षा 2 तक की जो शुरू करने का निर्देश दिया है। NCERT अधिक भारतीय भाषा में पाठ्यपुस्तकें तैयार कर रहा है। लेकिन अब बात करते हैं अटकी हुई पहले क्या है।
कुछ जो महत्वपूर्ण विवाद हैं उनको देखते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा विवाद है वो त्रिभाषा जो फॉर्मूला है उस पर विवाद है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें त्रिस्तरीय फॉर्मूले की बात कही गई थी, लेकिन अब क्या है कि स्कूलों में कम से कम ऐसा था कि 2 भारतीय भाषाएं होनी चाहिए और एक अन्य होनी चाहिए। लेकिन जो साउथ वाले हैं वो इसको हिंदी थोपने का प्रयास के रूप में देख रहे हैं, विशेषकर जैसे तमिलनाडु में तमिल और अंग्रेजी मॉडल यानी द्विभाषा का फॉर्मूला अपनाया गया है। बात करते हैं शिक्षण प्रशिक्षण में सुधार है वो अभी रुका हुआ है। जो एक शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा थी जो बनाने की बात कही गई थी वो अभी भी जारी नहीं हुआ है। हालांकि जो 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम की उसकी घोषणा हो चुकी है, लेकिन जो बीएलएड होता है जैसे जो मौजूदा कार्यक्रम है उसके जो कॉलेज हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा जो यूजीसी था उसके उत्तराधिकारी को लेकर भी अभी विलंब बना हुआ है। तो यूजीसी के स्थान पर गठन किया जाना था हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिसका प्रस्ताव 2008 में आया था, लेकिन अभी भी ये बिल है वो सिर्फ ड्राफ्ट बन के रह गया है। इसके अलावा स्कूलों में नाश्ते की योजना लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन वो भी अभी लागू नहीं हुआ है। नीति के अनुसार जो मध्याह्न भोजन है उसके साथ नाश्ता भी होना चाहिए, लेकिन वित्त मंत्रालय था उसने 2021 में इसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया। केंद्र राज्य नीति टकराव है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल है जैसे राज्य हैं वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उससे संबंधित जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको अपनाने से इनकार कर चुके हैं। तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा समग्र जो शिक्षा निधि है उसको रोकने को चुनौती दी है। कर्नाटक ने 4 वर्षीय जो कार्यक्रम है उसको 4 वर्षीय जो यूजी मॉडल था उसको हटा दिया है। अब राज्य शिक्षा नीति बनाने की ओर प्रक्रिया में है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विवाद हैं, आपको याद रखने हैं। बात करते हैं महिलाओं के लिए न्यूनतम वेतन और जीविकोपार्जन वेतन यानी लिविंग वेज की आवश्यकता। देखिए, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, तो ये रिपोर्ट है ये प्रकाशित की गई उदित फाउंडेशन और क्विस कॉर्प के द्वारा, भारत की सबसे बड़ी स्टाफिंग कंपनी है उसके द्वारा। तो ये रिपोर्ट का ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि रिपोर्ट में जो निष्कर्ष निकले हैं वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या था कि महिलाओं की औपचारिक कार्यबल से बाहर होने के कारण क्या हैं उनका विश्लेषण किया गया है। प्रमुख निष्कर्ष क्या है? तो वेतन असमानता और असंतोष। देखिए, 54% महिलाएं हैं उन्होंने अपने वेतन से असंतोष जताया है। 80% जो महिलाएं हैं वो महीने का 2000 रुपये भी नहीं बचा पा रही हैं। जो ब्लू और ग्रे कॉलर वाले जो जॉब हैं उनमें जो महिला कर्मचारी है उसको पुरुषों की तुलना में वेतन में 30% तक कम मिलता है, यानी कि पुरुषों का जितना वेतन होता है उसका 70% तक ही वो वेतन के रूप में प्राप्त करती हैं। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट है वो भी उनके लिए काफ़ी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? देखिए, जब भी आपके पास 2 विकल्प होते हैं और एक विकल्प आपको चूज करना पड़ता है, तो इसमें क्या होता है कि जो सेकंड वाला जो विकल्प होता है वो भी अच्छा होता है तो उसको छोड़ना पड़ता है। वही क्या होती है? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो महिलाओं के लिए काम करना केवल आर्थिक निर्णय नहीं है, बल्कि उससे जुड़ी हुई जो अन्य सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां वो भी इससे संबंधित हैं। यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या क्या है? देखिए, उसी टाइम में अगर वो घर का काम न करके अगर कहीं जॉब करती हैं तो घर का काम करने के कारण जो उनके पास अपॉर्चुनिटी थी उसको छोड़ना पड़ता है। तो यही है अवसर लागत। तो ये कौन कौन सी हैं? जैसे बिना वेतन के देखभाल कार्य, जैसे बच्चे और बुजुर्गों की देखरेख, यात्रा में लगने वाला समय, प्रवास की लागत, ये सब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बात करते हैं शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र का अंतर है। देखिए, अर्ध शहरी क्षेत्र है वहाँ पे न्यूनतम वेतन शहरी मानकों से कम है, जबकि वहाँ की जो जीवन यापन की जो लागत है वो काफ़ी ऊंची है। रिपोर्ट कहती है कि 5 में से 1 महिला 20,000 से कम कमाती है, जबकि यह औसतन न्यूनतम वेतन सीमा में मानी जाती है। 20,000 से अधिक कमाने वाली 21% जो महिलाएं हैं वो कम संभावना रखती है नौकरी छोड़ने की। बात करते हैं न्यूनतम वेतन बनाम जीवन यापन योग्य वेतन की, लिविंग वेज की। तो देखिए, वर्तमान जो न्यूनतम वेतन है वो क्या है? केवल पोषण, आवास और वस्त्र के खर्चों पर आधारित है। प्रस्तावित बदलाव क्या होना चाहिए कि इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा व्यय को भी वेतन मानकों में शामिल किया जाना चाहिए।
इससे क्या होगा, जो महिलाओं की जो अवसर लागत है वो कम हो सकती है। नीति निर्माण की स्थिति की बात करें तो ये विचार मंथन के प्रारंभिक चरण में ही है अभी, लिविंग वेज वाला। तो मंत्रालय है वो ये आवश्यक है कि राज्य स्तरीय जो विविधता है उसको ध्यान में रखकर जो भी पॉलिसी निर्माण करें। नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच सामाजिक संवाद है उसकी आवश्यकता है। बात करते हैं महिला श्रम बल भागीदारी दर का जो संकट है उसकी। देखिए, भारत में महिलाओं की जो श्रम बल भागीदारी दर है, यानी 15 वर्ष से ऊपर जो लोग हैं, तो उनमें केवल 32% है। तो महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी है वर्तमान में? सिर्फ 32%। पुरुषों के लिए ये 77% है। ये आंकड़ा है PLF जो जून 2025 का उसका। तो फिर ये मत है कई अर्थशास्त्रियों का कि ये भारत को विकसित राष्ट्र बनना है। यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो महिलाओं की जो भागीदारी है, श्रम बल भागीदारी, उसको 50% से अधिक करना होगा। इसके अलावा अन्य कौन सी बातें हैं जो महिलाओं को प्रभावित करती हैं? जैसे पुअर वर्क कल्चर है ना, कार्यस्थल पे खराब स्थितियां हैं, सुरक्षित और सुलभ आवास की कमी देखने को मिलती है, गतिशीलता की समस्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वाहन है, अन्य जो सुविधाएं हैं उसमें समस्या रहती है, प्रशासनिक और कानूनी प्रतिबंध भी हैं। देखिए, भारत में 54 ऐसे श्रम कानून हैं जो महिलाओं की भागीदारी को सीमित करते हैं। जैसे रात्रिपाली निफ्ट जो नाइट शिफ्ट होती है उसमें कार्य करने पर रोक लगाई गई। हालांकि कुछ राज्यों ने इसको अब हटा भी दिया है। तो आगे की राह क्या हो सकती है कि वेतन केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि महिला भागीदारी से जुड़ा हुआ एक संरचनात्मक और सामाजिक मुद्दा भी है। जो लिविंग वेज की जो अवधारणा है उसको नीति में लागू करने से जो महिलाएं हैं उनको निरंतरता और भागीदारी में सुधार संभव होगा। तो इसके लिए आवश्यक क्या है कि राज्य स्तरीय लचीली नीतियां अपनाई जाएं, नियोक्ताओं के साथ संवाद स्थापित किया जाए और देखभाल कार्यों के जो आर्थिक मूल्य है उसको मान्यता प्रदान की जाए। तो आज का डिस्कशन यहीं खत्म होता है। थैंक यू।